हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी हिंदी व्याकरण कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार से पहले हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। तो बच्चों, हमने वर्ण के बारे में जाना था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के बाद वर्णों की सहायता से ही शब्द बनते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं शब्द विचार पर। तो शब्द विचार को जानने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क, म, ल। इन ध्वनियों को पढ़ने से हमें एक शब्द मिलता है जो कहलाता है कमल। और कमल शब्द जो है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि शब्द कौन से होते हैं? सार्थक वर्णों के समूह को या व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। तो हम इसकी जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं कि परिभाषा इसकी बनेगी वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। यानी जिन वर्णों के मेल से हमें कोई सार्थक शब्द प्राप्त होता है तो वो शब्द कहलाते हैं। अगर इन वर्णों के मेल से हमें कोई ऐसा शब्द प्राप्त हो जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो फिर वो शब्द नहीं कहलाएगा। अब जो ये शब्द है, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है, तो वह पद बन जाता है। अब इसको समझने के लिए देखिए बच्चों, जैसे जो शब्द होता है जब तक वो अकेला होता है तो वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है, उस पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता। लेकिन वही शब्द यदि किसी वाक्य में प्रयोग हो गया तो वह पद इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें लिंग, वचन और कारक का परिवर्तन का बंधन होता है। इसको इस एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया गया है कि यह छत, क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल? यह छत नई बनी है। छत का मतलब होता है मकान के ऊपर बनने वाली, ऊपर से जो ढकने के लिए आरसीसी की डाली जाती है छत। तो यह छत नई बनी है। तो यहाँ पर जो छत है वो अगर हम अलग से लिखें तो एक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में प्रयोग होने पर ये जो छत शब्द है ये क्या बन गया? पद बन गया। अब देखो इसमें विकार कैसे उत्पन्न होता है। जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो छत आ गया, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये छतें नई बनी है, या हम ये कहें इन छतों पर पानी है, तो यहाँ पर ये देखिए कि जो ये छत शब्द था इसमें वचन का प्रभाव पड़ा, इसमें विकार उत्पन्न हुआ, तो ये छत से छतें हो गया। फिर और ज्यादा विकार आ गया। जब हमें बहुत सारी छतों के बारे में बात करनी है तो ये जो छत शब्द है ये लिंग, वचन और कारक के कारण इसका रूप परिवर्तन हो गया। तो जो इसमें ये विकार उत्पन्न हुआ उसकी वजह से वो अब शब्द ना रह करके पद बन गया। तो शब्द और पद में
यही सबसे बड़ा अंतर है कि जब तक वह शब्द रहता है, शब्दकोश में रहता है, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन जब वो किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह लिंग, वचन और कारक के बंधनों में बनकर पद बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहले, उत्पत्ति या स्रोत का आधार। स्रोत का आधार, तो सबसे पहले हम इसे जानते हैं। जो हमारा पहला है उत्पत्ति या स्रोत का आधार, इसमें जिन शब्दों को जिस तरीके से बांटा गया है वो है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और इसी का चौथा रूप है विदेशी। तो बच्चों, सबसे पहले उत्पत्ति क्या मतलब कहाँ से ये शब्द आए हैं हमारी हिंदी भाषा में, कहाँ से इनको लिया गया है, कैसे इनका प्रयोग होता है, उस तरीके से इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो हम एक एक करके सबको लेते हैं। तत्सम, तो तत्व माने जैसा, सम माने समान, यानी जैसा वो पहले संस्कृत भाषा में प्रयोग होता था वैसा ही एज इट इज, ज्यों का त्यों, बिना रूप बदले हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, वो तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे चक्षु, सर्प, अग्नि, ये शब्द संस्कृत शब्द है जो हमारी हिंदी भाषा में एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि तैसे, तो वो तत्सम कहलाते हैं। अब जो है दूसरा है हमारा तद्भव, तो तद माने अब और भव माने बदला हुआ, यानी अब जो है हिंदी भाषा में जो शब्द हैं जो बहुत ज्यादा कठिन प्रतीत होते थे संस्कृत भाषा में, वो अब हिंदी भाषा में प्रयोग करने के लिए उनका जो रूप है उसमें विकार आ गया, यानी उन्हें सरल रूप में प्रयोग किया जाने लगा, तो उनका रूप बदल गया, इसलिए वो कहलाते हैं तद्भव। इसका आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे सर्प अगर संस्कृत में कहा गया तो इसका रूप बदलकर इसको सरल भाषा में कहा जाने लगा सांप। इसी तरीके से अग्नि अगर संस्कृत में तत्सम शब्द है तो अगर हम उसका रूप बदलें तो वो तद्भव रूप में बन गया आग। तो इस तरीके से जो संस्कृत के कठिन शब्द थे उनके रूपों में थोड़ा सा विकार उत्पन्न हुआ और उनको सरल करने के लिए तद्भव रूप में उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा तद्भव रूप। अब हम पढ़ते हैं देशज। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं बच्चों? हमने जो हमारा व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने जाना था भाषा, बोली। तो बोली का हमने जाना था कि एक क्षेत्रीय सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है वो बोली कहलाती है, या उसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। तो देशज शब्द का मतलब होता है देशी। देशी यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द जो हिंदी भाषा में आकर अपना अधिकार कर रहे हैं, या जैसे कि तैसे वो बोलियों में बोले जाते हैं या क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, उसी तरीके से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। जैसे हम कहें भोंदू। भोंदू एक शब्द है जो क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है, इसका हिंदी शब्दकोश में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा या बोली में बोला जाता है किसी क्षेत्र विशेष में। तो अब ये शब्द ऐसा है कि ये हिंदी भाषा में अपना एक रूप ले चुका है, तो इसको हम कहते हैं देशज। इसी तरीके से हम कोई मोटा व्यक्ति होता है तो हम उसको बोल देते हैं गप्पू। तो ये जो गप्पू शब्द है ये भी क्या है? देशज शब्द है। देशज शब्द है, इसलिए ये किसी बोली या किसी क्षेत्र विशेष की भाषाओं में से निकला हुआ शब्द है। तो देशज शब्द के बारे में आप समझ गए होंगे। देशी शब्द यानी किसी क्षेत्र विशेष से लिए गए। अब है हमारे विदेशी शब्द। अब विदेशी के जो शब्द है इसी से हमें पता चल रहा है कि विदेश से आए हुए। अब विदेश से आए हुए क्या होंगे? जो विदेशी लोग होंगे उन्हीं के द्वारा। अब हमारे जो भारत देश है उसमें बहुत सारे लोग आए थे, अंग्रेज भी आए, पुर्तगाल भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए। सबने हमारे देश पर कभी ना कभी कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या किया? अपना राज्य किया, यहाँ आक्रमण किए। तो वो लोग तो चले गए, लेकिन उनकी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द जो हैं वो भी हमारी हिंदी भाषा में आकर के रह गए। तो जैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है डॉक्टर है,
ऐसे ही अरबी भाषा का शब्द है जो हम बोलते हैं मरीज। ऐसे ही दूसरी फ्रांसीसी भाषा का हम बोलते हैं, जैसे फारसी भाषा का खुशामद। ऐसे ही हम जो डेली अखबार पढ़ते हैं घर पे, ये भी अरबी भाषा का शब्द है, हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर इन शब्दों के 4 भेद बताए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब इसी तरीके से हम अब आगे पढ़ते हैं रचना या व्युत्पत्ति का आधार। इसका शब्द का वर्गीकरण एक हमने पूरा कर लिया उत्पत्ति का, अब दूसरा करेंगे रचना का आधार। रचना या व्युत्पत्ति का आधार। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार में सबसे पहले हम देखते हैं जो इसमें शब्द आते हैं वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरे जो है दूसरा रूप वो कहलाता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। इसके बाद जो हमारा आता है वो है सेकंड में जो आता है वो है यौगिक, और थर्ड में आता है वो है योगरूढ़। योगरूढ़। तो रूढ़ शब्द तो वे शब्द होते हैं बच्चों जो परंपरागत रूप से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनके टुकड़े करें, उनके खंड करें तो उनका कोई मतलब नहीं होता। प्राचीन काल से उन शब्दों को रूढ़ शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि वो परंपरागत रूप से एक ही अर्थ लेकर बोले जाते हैं। जैसे कि वो शब्द है बाल। अब बाल में अगर मैं बा और ला को अलग अलग कर दूं तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ये वर्ण तभी एक अर्थ को ये बनाते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है मुर्गा। मुर्गा जो है ये भी एक परंपरागत शब्द चला आ रहा है। अगर हम इसको अलग करें मुर्ग प्लस गा तो ये अलग अलग होकर कोई भी अर्थ प्रदान नहीं करते। तो इसलिए इन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा गया है जो कि परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं और ये अपने ही रूप में एक अर्थ प्रदान करते हैं। इनके टुकड़े करने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं रहता। अब है हमारा दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में एक शब्द जुड़ा है योग, और जिसका मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका अपना ही अलग अर्थ होता है। जैसे हम कहें विद्या, विद्या धन, विद्या धन आलय, तो आप ये देखिए कि ये दोनों शब्द मिलकर बनाते हैं हमारे लिए नया शब्द विद्यालय। विद्यालय बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि विद्या जो शब्द अलग है इसका अपना अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है। आलय का मतलब होता है घर या सदन, यानी विद्या का घर, तो उसे हम कहते हैं विद्यालय। तो ये तीसरा शब्द इन दो शब्दों के जोड़ने से बन गया तीसरा शब्द विद्यालय। तो इस तरीके से ये होते हैं यौगिक शब्द जो दो अलग अलग सार्थक शब्दों को जोड़कर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम एक और देख सकते हैं, जैसे रसोई धन घर, तो हमारे पास शब्द आ जाएगा रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इस तरीके से यौगिक शब्द बनते हैं। अब हम बात करते हैं योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द जो हैं वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, अपना अर्थ प्रकट ना करके किसी विशेष तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे शब्द है पीतांबर। पीतांबर, तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो पीतांबर का अगर हम अर्थ विग्रह करें तो इसका अर्थ होता है पीला है वस्त्र जिसका। तो पीला है वस्त्र जिसका, ये जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो हमारे दिमाग में एक विशेष अर्थ अपने आप विकसित होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि पीतांबर यानी पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु, जबकि यहाँ पीतांबर शब्द में विष्णु का नाम कहीं भी नहीं दिया हुआ था, केवल इस अर्थ ने अपने अर्थ के साथ एक विशेष अर्थ को
प्रकट किया, इसलिए हमने पता चल गया या हमें जानकारी मिली कि ये जो पीताम्बर वर्ड है ये विष्णु के लिए आया है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें, एक एग्जाम्पल और कहें तो हम बोलते हैं कि लंबोदर। लंबोदर अगर हम इसका अर्थ लें तो इसका अर्थ है लंबा और फिर है उदर, तो लंबा उदर यानी लंबा यानी बड़ा, उदर माने पेट यानी बड़े पेट वाला। तो इसके अर्थ में हमें पता चलता है कि ये जो शब्द है ये किसके लिए आया है, भगवान गणेश के लिए। तो योगरूढ़ शब्द का मतलब है कि वे अपने अर्थ के साथ साथ किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे वर्गीकरण पर, शब्द का तीसरा आधार। शब्द का तीसरा आधार जो है वो है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये शब्द का तीसरा वर्गीकरण है जो कि अर्थ के आधार पर किया गया है। इसमें पहला होता है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो जैसा कि हमें यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक माने अर्थ, सा माने साथ यानी जिसका अर्थ साथ हो वो सार्थक शब्द। निरर्थक, निर माने नहीं, अर्थ माने नहीं अर्थ, यानी जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा किसान, तो किसान का एक अर्थ है, किसान शब्द जो है वो सार्थक है क्योंकि किसान हम सब जानते हैं कि जो खेती करता है, खेत में हल चलाता है, उसे हम किसान कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी को ये लिख दें सानकी, तो ये जो शब्द है ये शब्द निरर्थक है क्योंकि सानकी इसका कोई अर्थ नहीं होता। हम जानते ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, ये कौन सा शब्द है, इसका क्या मीनिंग है। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं और जिसका कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो अर्थ के आधार पर सिर्फ ये दो ही भेद यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चौथा जो है वर्गीकरण, वो है हमारा प्रयोग के आधार पर। जो हमारा नेक्स्ट वर्गीकरण है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये है हमारा 4 नंबर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर हम इनको किस तरीके से लेते हैं, 2 रूपों में लेते हैं, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, क्रिया या कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है, उनमें विकार उत्पन्न होता है। इन विकारी शब्दों को हम 4 रूपों में ले सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 भेद होते हैं। इनमें किसी न किसी रूप से विकार उत्पन्न होता है, यानी इनका अपना जो रूप है, इनका जो स्वरूप है वो वाक्य के अनुसार बदल जाता है, इसलिए इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। किस किस में, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में। अब ये कैसे होता है, देखिए संज्ञा, अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो हम कहते हैं वह बहुत सुंदर लड़का है। अगर हमें 2 लोगों की तारीफ करनी तो हम कहते हैं राम और श्याम दोनों सुंदर हैं। या हम ये कहते हैं सर्वनाम वे सब सुंदर हैं, तो वे के साथ सब सुंदर हैं, वे लग गया, क्रिया चेंज हो गई। विशेषण बहुत सुंदर है, या फिर हम कहें सबसे अधिक सुंदर है, तो विशेषण में परिवर्तन आ गया। क्रिया अगर एक के लिए है तो
वह काम कर रहा है, दो व्यक्ति है तो वे मिलकर कार्य कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं तो वे सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें हमेशा लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, और इन विकारी शब्दों को चार भागों में, चार रूपों में माना गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जो हमारे अविकारी शब्द हैं, अविकारी यानी विकारी जो थे उनमें तो परिवर्तन होता है, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता, यानी ये किसी भी कंडीशन में अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, इसमें परिवर्तन नहीं होते। तो इसलिए इनको चार रूपों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मतलब है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो अपना रूप परिवर्तन किसी भी क्रिया के कारण या किसी भी वचन या किसी भी लिंग के लिए नहीं बदलता। जैसे समुच्चय बोधक में जो शब्द आते हैं वो होते हैं और, क्योंकि, परंतु, लेकिन, ये सारे शब्द जो हैं ये समुच्चय बोधक होते हैं। इसी का अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो वो होता है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक में जैसे, जिसका, जो, वो, का, के, की, यानी किसी का भी संबंध बताने के लिए जो भी शब्द हम यूज करेंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता किसी भी वाक्य की लिंग या क्रिया के अनुसार। इसके बाद अविकारी का जो तीसरा पार्ट है वो होता है समुच्चयवाचक, हम पढ़ चुके हैं। फिर होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये भी अविकारी शब्द होते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिया में, अब जैसे मान लीजिए क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे हम कह रहे हैं कि राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, उसकी क्रिया है, और उसका विशेषण कौन बता रहा है, तेज। तो राम के लिए भी हम वही बोल रहे हैं, राम तेज दौड़ता है। और अगर हम उसको किसी लड़की के लिए बोलेंगे कि सीता तेज दौड़ती है, तो उसमें देखो क्रिया जो है वो लिंग के अनुसार चेंज हो गई। अगर सीता आगे आ गया तो पीछे दौड़ती हो गया लिंग के अनुसार, लेकिन जो बीच वाला जो क्रिया का जो विशेषण था तेज, वो चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए वो शब्द क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन कभी भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, वो दोनों में समान रूप से अपने ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा जो अविकारी शब्द का जो तीसरा है, चौथा पॉइंट है, वो है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, ये विस्मयवाचक शब्द वो होते हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर किसी ने हमें कोई दुख की खबर सुनाई है तो हम ये बोलेंगे कि हे राम ये क्या हो गया। अगर हम किसी कोई लड़की हो या लड़का हो, अगर जैसे किसी को खुशी का बहुत मौका मिला है कि वो खुशी की कोई सूचना उन्हें मिल गई कि कल आपकी छुट्टी है या आपके आगे हॉलीडेज आने वाले हैं, तो वो सभी अपनी खुशी एक ही तरह से व्यक्त करते हैं और वो एक ही शब्द यूज करते हैं, अरे वाह मजा आ गया। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सब समान रूप से ही बोलते हैं। तो ये विस्मयवाचक शब्द जो होते हैं वो भी अविकारी शब्द होते हैं, जो कि कभी भी किसी लिंग, वचन या कारक के रूप में नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज जो अपना चैप्टर पढ़ा शब्द विचार, इसमें हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात कि शब्दों का, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और उसके बाद हमने सीखा कि कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है, और पद जो है वो लिंग, वचन, कारक के कारण उसके रूपों में विकार आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने रूपों में किया गया है। तो वो हमने सीखा कि शब्दों का वर्गीकरण 4 रूपों में किया जाता है। सबसे पहले उत्पत्ति का आधार, जिसमें हम 4 तरह के शब्दों को लेते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसके बाद हमने जो दूसरा पढ़ा शब्दों का वर्गीकरण, वो था हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने 3 शब्दों को जाना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। उसके बाद हमने हमारा जो तीसरा था उसके बारे में जाना, वो था हमारा अर्थ का आधार। अर्थ के आधार पर हमने जाना कि शब्द जो है वो 2 तरीके के होते हैं, सार्थक और निरर्थक।
तो सार्थक शब्द में कोई ना कोई अर्थ होता है और निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता। और अंतिम जो है शब्दों का वर्गीकरण वो किया गया है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमने जाना कि इसमें दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जो है उसमें भी चार शब्दों के रूप में विकारी शब्द जाने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द हमेशा लिंग, वचन या कारक के कारण इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। और अविकारी शब्द के बारे में हमने जाना कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सभी लिंग में, सभी अवस्थाओं में, सभी वचन में एक समान रहते हैं और इनको चार भागों में बांटा गया है। अविकारी शब्दों को वो हमने देखा, समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, क्रिया विशेषण और विस्मय वाचक। तो आज जो हमारे चैप्टर नंबर 3 है शब्द विचार, वो यहीं समाप्त होता है। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और इसकी अभ्यास माला को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।